गुड मॉर्निंग एवरीवन। 21 फरवरी 2024 आज की सुबह हुई 4 बजे। आज फिर थोड़ा सा टफ डे रहने वाला है। बच्चे को भी अकेले संभालना है, पढ़ाई भी करनी है, घर को भी संभालना है। चलिए खैर छोड़िए, दिन की शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि मैंने वादा किया था कि मेरी कोई भी बुक इस जर्नी में ऐड होगी, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैंने अपनी पहले भी बुक्स आपके साथ शेयर की हैं। आज कुछ नई बुक ऐड हुई है मेरी इस यूपीएससी की जर्नी में, जो मैं आगे चल के आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप सब में से ना एक क्वेश्चन बहुत कॉमन जो आ रहा है मेरे पास कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, कैसे हम शुरू करें। और मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसमें अभी ट्रायल एंड एरर वाला मेथड चल रहा है, लेकिन जो मैंने अपना एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पूरा किया है मैं आपको उसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी। साथ में ही जो पॉलिटी में मैं कर रही हूँ उसकी भी मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी। लेकिन पॉलिटी में अभी ट्रायल एंड एरर चल रहा है तो उसमें मैं कुछ चेंज भी कर सकती हूँ, वो भी मैं आपके साथ ऐड कर दूंगी। और साथ के साथ मैं आपको ना एक चीज़ बताऊँ, आप दुनिया में किसी भी XYZ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दो चीज़ों का बहुत आपको ख्याल रखना है। अगर आपने इन दो चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो ट्रस्ट मी, आप अपनी नींद खराब कर लीजिए, फैमिली सपोर्ट भी पा लीजिए, लेकिन फिर भी यू कांट डू मच इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कुछ और हो। तो वो दो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला है आपकी मेंटल हेल्थ और दूसरा है फिजिकल हेल्थ। आई ऑलवेज वैल्यू फॉर माई मेंटल हेल्थ एंड यू शुड ऑल्सो डू द सेम। यू नो, मेंटल हेल्थ इज समथिंग कि आप उसके बिना यू कांट डू मच इन एनी फील्ड, whether it is your personal life or professional life or you are a student or housewife or you want to study। आप कुछ भी नहीं कर सकते मेंटल हेल्थ के बिना। खुद खुश नहीं रह सकते, दूसरों को खुश नहीं रख सकते, पढ़ाई करना, अपने सपने पूरे करना तो बहुत दूर की बात है। मेंटल हेल्थ के लिए आप एक ये चीज़ कर सकते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। कहना थोड़ा सा कैजुअल सा लगता है, लेकिन चीज़ें ऐसे होती नहीं हैं जब हम सोचते हैं, और स्पेशली जब कम टाइम हो। मैं क्या करती हूँ, मेरा जो मेडिटेशन रहता है नॉर्मली वो भगवान के नाम लेना रहता है। जी हाँ, मैंने अभी तक किसी वीडियो में शेयर नहीं किया। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि कौन सा मेडिटेशन करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं नॉर्मली भगवान के नाम लेती हूँ। मेरे से वो वाली चीज़ नहीं होती कि आंखें बंद करके और बस बैठ गए और मेडिटेशन हो गया। नहीं होती, दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम जाता है। मैंने बहुत ट्राई किया, मुझसे तो नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी है और मेरे पापा की एक बुआ है वो ऐसा करती हैं, उनसे भी मैंने चीज़ सीखी है कि जब भी हम उठते हैं ना तो भगवान जी में थोड़ा सा वो लीन हो जाते हैं, कि मतलब हाथ जोड़ के ऐसे बैठ जाते हैं। उसके बाद भी जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है वो भगवान जी के लिए हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि दिया ही लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि मंदिर ही जाते हैं, नहीं, जहाँ पे भी वो बैठे हैं, बेड पे, सोफे पे, और फ्री है उनका माइंड, फ्री है वो, तो अपनी बस हाथ जोड़ते हैं। मैंने वो चीज़ वहाँ से सीखी है और मैंने पाया है कि जब भी हम अकेले पढ़ते हैं, कुछ नेगेटिव विचार मन में आते हैं, कई बार सुबह उठते ही नेगेटिव विचार शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम भगवान जी का ध्यान करते हैं ना तो ट्रस्ट मी, उससे अच्छा मेडिटेशन दुनिया में कोई भी नहीं है। जब हम खुद को उस ईश्वर के हवाले कर देते हैं जिन्होंने इस सृष्टि को रचाया है, जिन्होंने हमारे लिए सारे प्लान बनाए हैं। देखिए, जो भी उसने प्लान बनाए है ना, उस प्लान में कभी भी कोई खामियां नहीं हो सकती। लाइफ में कभी भी ऐसा मत सोचना। ट्रस्ट मी गाइस, मैं ना सिर्फ ये बातों के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि खुद मेरे साथ ऐसे टाइम आए हैं जब मैं सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, मैं ही क्यों भगवान, मतलब ऐसे क्वेश्चन मैं करती थी। कहाँ मेरी मेहनत में कमी रह गई, क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रही, मतलब बहुत सारे सवाल जो मैं भगवान से अक्सर किया करती थी। लेकिन जो उसके प्लान होते हैं ना, ट्रस्ट मी, उससे बेस्ट प्लान दुनिया में कोई नहीं बना के दे सकता आपको। आप खुद भी नहीं बना सकते आपके लिए। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, प्लान उसके ऊपर छोड़ दीजिए। जो वो करवाना चाहता है ईश्वर, उसकी राह पे चलते रहिए। आप है ना, सृष्टि से अगेंस्ट बिल्कुल मत जाइएगा, भगवान पे विश्वास रखिएगा। और ट्रस्ट में कभी भी नेगेटिव ख्याल आए तो कुछ भी करने के अलावा भगवान जी के नाम ले लेना। और सीरियसली मैं कोई ये मतलब ओल्ड एज वाले बंदों वाली बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, वैसे भी हम अपने कामों में इतना बिजी रहते हैं ना कि जिसने हमें ये दुनिया दी है, यहाँ पे हमें जो लेके आया है भगवान जी, हम उसको ही याद करना भूल जाते हैं। और ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। खाना अच्छा खाना है आपको, मतलब जो ये चीज़ें बोली जाती है ना कि हरी सब्जियां खाइए, ये सब खाइए, प्रोटीन खाइए, विटामिन खाइए, ये सिर्फ आप वीडियोस देख के छोड़ मत दीजिएगा। अपनी जो ये ईटिंग हैबिट है उसमें प्लीज़ इनकलकेट करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। नहीं तो आगे जाके जब थोड़ा सा ओल्ड एज आएगी तो फिर आपको वही मल्टीविटामिन का सहारा लेना पड़ेगा। और ओल्ड एज में ही नहीं, मुझे तो अभी 30 की एज में मल्टीविटामिन का सहारा लेना पड़ गया था अपनी बैक के लिए और
बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम खाने का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में वो चीज़ें काम नहीं आती हैं। वैरायटी होनी चाहिए खाने में। ज़रूरी नहीं खाना महँगा हो, बिल्कुल भी नहीं। सस्ता खाना हो, अच्छा हो और सिंपल खाना हो, लेकिन थोड़ा-सा अलग-अलग तरीके का, मतलब सब्जियाँ हो डेली, तो वो आप करिएगा। बहुत आपके काम आएँगी दोनों चीज़ें, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। ये दोनों आपकी ठीक है ना, आप दिन के 3 घंटे भी दोगे, 4 घंटे भी दोगे। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, और मेरी वीडियो सिर्फ यूपीएससी तक सीमित नहीं है। मैं हर किसी एग्ज़ाम जो XYZ होता है, उसके लिए भी आप 3-4 घंटे निकालेंगे। लुक, हमें ना रैंक नहीं सोचनी स्टार्टिंग में। बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने दायरे में रह के सपने देखने चाहिए। वो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, तो सपने बड़े देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ना ग्राउंड रियलिटी के साथ भी चलना चाहिए कि एक बंदा जो दिन के 12 घंटे स्टडी को दे रहा है और एक हम जो दिन के 3-4 से लेके 8-9 घंटे तक स्टडी को दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस रहेगा। लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी बना सकते हैं, वो बना सकते हैं PYQs और सिलेबस के बेस पे। तो स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं फर्क आ जाएगा। और हमें ना यार, मतलब पूरे इंडिया के बहुत अच्छे माइंड के साथ compete करना है, कि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और अलग-अलग फील्ड से लोग आते हैं। तो जहाँ पे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन लाखों की संख्या से, 8-9 लाख की संख्या से घबराना नहीं है, क्योंकि जो ये 8-9 लाख की संख्या है, ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए है। कुछ लोग तो एग्जाम सिर्फ ये सोच के देते हैं, कुछ लोग नहीं, कम से कम 6-7 लाख तो लोग ये एग्जाम सोच के देते हैं कि चलो एक बार दे के देख लेते हैं क्या होगा। इनफैक्ट उन्होंने, रियलिटी ये है कि उन्होंने सिलेबस भी अच्छे से नहीं देखा होता। पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ 1 लाख के राउंड बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस पढ़ाई करते हैं, जिसमें किसी की थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी काम आता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम आती है मेहनत। मेहनत से ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करें। देखिए, जब आप किसी भी चीज को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पहले दिन लगेगा कि ये क्या है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मैं इकोनॉमी को भूल जाती थी कि अच्छा इकोनॉमी नाम का भी कोई सब्जेक्ट है इसमें। मतलब फिर बार बार देखती थी कि अच्छा यार, ये तो पता लग जाए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर ये दिक्कत आती थी कि अच्छा इसमें GS 1 2 3 4 है, ये GS 1 का सिलेबस क्या है यार, 2 का सिलेबस क्या है, 3 में क्या आता है। मतलब एक कंफ्यूजन रहता था। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी, वीडियोस में देखते थे, बोलते थे कि GS 1 में के अकॉर्डिंग ये है, 2 के अकॉर्डिंग ये है। तो मैंने क्या किया कि यार, मैंने अपने वॉलपेपर ही मैंने सेट कर लिया फोन का, जहाँ पे सिलेबस ही सिलेबस था वॉलपेपर में। मतलब जब भी मैं फोन उठाऊंगी तो मैं सबसे पहले सिलेबस पे ही मेरा ध्यान जाएगा, क्योंकि मेरा वो वॉलपेपर है। तो वहां से मेरे को सिलेबस थोड़ा सा माइंड में ऐसे आने लग गया कि हाँ यार, ये सिलेबस है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी गलतियां की, वो गलतियां मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी स्टार्टिंग करते हुए। आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी एनवायरमेंट सब्जेक्ट में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा हल्का फुल्का। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देखी कि एनवायरमेंट को कहाँ से कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। मैंने वहां से पाया कि जो एनवायरमेंट वाला सब्जेक्ट है, वहां पे क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर से टॉपिक उठाए जाते हैं और उनके बारे में ही स्टैटिक पूछा जाता है और उनके बारे में ही करंट वाली चीजें पूछी जाती हैं। तो आप अपना बेसिक एनवायरमेंट का किसी भी बुक से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनवायरमेंट के लिए आप कोई बुक रेफर कर सकते हैं, दृष्टि वाली रेफर कर सकते हैं, शंकर IAS रेफर कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता और आपको कोई नॉलेज में हो तो वो रेफर कर सकते हैं। हाँ, कुछ टॉपिक के लिए मैंने NCERT भी करी थी, जैसे नेशनल फॉरेस्ट वाला टॉपिक होता है ना, उसके लिए मैंने NCERT रेफर की थी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से चीजें समझाई होती हैं। और ये फॉरेस्ट वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा फिर अभी जब मेरा सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटी, तो मैं अभी एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगी। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने अभी तक किया नहीं है, जो मेरी एनवायरमेंट वाली स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा। अभी जब मैं पॉलिटी मैंने देखा, तो मैंने उसके लिए सेम वही यूट्यूब पे वीडियोस देखी। स्ट्रैटेजी बहुत सारी हैं, माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है। मतलब आप एक स्ट्रैटेजी देखते हो, वो कुछ और रेफर कर रहे होते हैं, दूसरा कुछ और रेफर कर रहा होता है। लुक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले दिन जब कोई सब्जेक्ट नया उठाना है, कुछ भी मत पढ़िए उसका, सबसे पहले स्ट्रैटेजीज देखिए। और यूट्यूब ही सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है आजकल तो स्ट्रैटेजी देखने के लिए, और मैं उसी का सहारा लेती हूँ। उसके बाद पेन पेपर के साथ बैठ जाइए और स्ट्रैटेजी देखते हुए मेन जो पॉइंट्स वो बता रहे हैं, हर किसी की 4-5 वीडियो आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद ना आप फिर खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए कि अच्छा देखिए, मैंने सबसे पहले क्या चीज़ देखी अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए। सबसे पहली चीज़, मैं लिमिटेड सोर्सेज का सहारा लूंगी। दूसरी चीज़, मैं रिवीजन को अपना की पॉइंट बनाऊंगी। तीसरी चीज़, मैं अपने हैंड आउट नोट्स बनाऊंगी जो मेरे को लास्ट में काम आएंगे। बस इन तीनों चीज़ों का सहारा मैंने लिया था। और चौथी चीज़ ये माइंड में रखी थी कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मुझे डेली के 12 घंटे नहीं मिलने वाले। तो इसलिए मुझे चाहे 70% 60% सिलेबस करना है, लेकिन वो अच्छे से करना है। 100% सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। कुछ हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कभी यूपीएससी ने पूछे ही नहीं, या फिर कहीं से इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा है और उसके लिए रेफर करना पड़ता है बहुत सारा कंटेंट, तो उसको मैं स्किप करूंगी। ये मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी जो मेरे माइंड में थी, जो मेरे माइंड में अभी भी है।
पॉलिटी के लिए भी आपको सेम करना है। एम लक्ष्मीकांत की बुक है। उसके अलावा आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को भी रेफर कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए। गाइज आप लोगों की ना मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि किस तरीके से हम रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज कहाँ से लें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो मैं आप सबके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। ये है पावर बैंक, जो है ओसवाल बुक्स की तरफ से। इन्होंने आपकी जो टेस्ट सीरीज और रिवीजन है उसको बहुत ही आसान कर दिया है। घर बैठे आप इजिली टेस्ट दे सकते हैं, बाहर जाने की भी नीड नहीं है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आर्ट एंड कल्चर का ये पावर बैंक। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इन्होंने पूरा कंटेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि जो स्टार्टिंग के पेज हैं उनमें आपको फ्लैश फैक्ट्स मिलते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, बताया जाता है कि फ्लैश कार्ड मेमोरी रिटेंशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो वही फ्लैश कार्ड यहाँ पे है, बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। अपने कोई भी कंसेप्ट आपने किसी भी बुक से किए हो, आपने अगर नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे माइंड मैप भी बनाया हुआ है। आप यहाँ से बहुत इजीली अपनी रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं और बाद में आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे ये आपको मिलता है यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। सेम हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, यहाँ पे 1000+ एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। 100% अपडेटेड है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप यहाँ से कर पाएंगे। वहीं फ्लैश फैक्ट्स यहाँ पे भी है। कंसेप्ट की क्लैरिटी आपकी हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी बुक में स्टार्टिंग में यहाँ पे फ्लैश फैक्ट्स दिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, हर बुक में आपको मिलेगा, जिससे आपकी रिवीजन जो है थोरोली हो जाएगी। रिवीजन की अभी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप खुद को देख सकते हैं कि आपने कितना नॉलेज जो गेन किया है, आप उसको रिटेन कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। आप यहाँ पे अपने टेस्ट देके देख सकते हैं। उसके बाद कोई टॉपिक आप भूल जा रहे हैं तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, वो आप देख सकते हैं। सेम अभी हम देखते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए। ये भी सेम पावर बैंक है 1000+ एमसीक्यूज का। आप इसमें भी यही पाएंगे कि सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ माइंड मैप के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे एक और चीज बात, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में आपको दिख जाएंगी चीजें, जिससे आपको और अच्छे से याद करने में आसानी रहती है। हम सब जानते हैं कोई चीजें अगर पैराग्राफ की फॉर्म में हो, वो याद करने में इतना इजी नहीं रहती है, लेकिन बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना चीजों को बहुत इजी रहता है। और स्पेशली अगर पिक्चर्स हो तो और भी इजी हो जाता है। सेम आप प्रैक्टिस कर पाएंगे इस चीज की भी। अगर आप फिर आप देखते हैं कि बहुत सारी क्वेरी आती है कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें, टेस्ट सीरीज कहाँ से दें। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं हाउसवाइफ के लिए वीडियोस लेके आती हूँ कि कैसे अपनी स्टडी को इफेक्टिव बनाएं। तो स्टडी को इफेक्टिव बनाने का एक और तरीका हो सकता है मॉक टेस्ट, वो भी घर बैठे। 15 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जीएस पेपर 1 के लिए। इंग्लिश मीडियम में आपको ये मिलता है ओसवाल बुक्स की तरफ से। इसमें आप जैसे घर पे बैठ के पेपर देने जैसा अनुभव ले सकते हैं। सभी के सभी जीएस 1 में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, सभी के सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मिलेंगे। जो मेन पैटर्न रहता है एग्जाम का, प्री का, सेम उसी पैटर्न में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में ही अगर आपने प्रिंट आउट नहीं लिया अपने सिलेबस का, जो कि मस्ट है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि सिलेबस जो है वो आपका पहला मेंटोर है इस एग्जाम के लिए, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, मेंस का पैटर्न है, उसके बाद सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने सिलेबस की हार्ड कॉपी नहीं ली हुई तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। मतलब ये एक प्लस पॉइंट ऐड हो सकता है। और आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इन्होंने यहाँ पे सभी के सभी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बाद में आपको इनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं घर पे बैठे मॉक टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज देना, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी 1 फॉर ऑल में मैंने पहले भी बहुत सारी बुक्स आपके साथ शेयर की थी। आज मैं एक और बुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है एनसीईआरटी फॉर हिस्ट्री। क्लासेस 6 to 12 की है, 100% अपडेटेड है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपकी होगी, क्रिस्प रिवीजन आपका हो जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम रिवीजन नहीं कर पाते, टाइम बहुत कम है। और एनसीईआरटी हमें सारी रीड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा 11th 12th की एनसीईआरटी इनफ होती है, लेकिन अगर हमारा बेस ही क्लियर नहीं है तो हम 11th 12th पे भी एकदम जंप नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कम टाइम में 6th क्लास से लेके और 12th क्लास तक की एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। एक तो आप 6 से लेके 12th तक की बहुत सारी एनसीईआरटी आपके सामने रखी हो, आपको वो रीड करनी हो। एक आपको सिंपल सी एक बुक हो जिसमें 6 से 12th तक की सारी एनसीईआरटी रिकवर होती हो। तो एक माइंड में ना एक ऐसे इफेक्ट चाहता है कि हमें सिर्फ एक ही बुक रीड करनी है सभी एनसीईआरटीज के लिए। तो आप ये इजिली कर पाएंगे बहुत कम टाइम पे। सबसे खास बात कि चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, और थोड़ी आप रिवीजन भी यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं कितना नॉलेज आपने गेन किया है। क्वेश्चन का लेवल रहता है पहले मॉडरेट, फिर एडवांस, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए होते हैं। तो ये बुक काफी अच्छी लगी मुझे। अगर आप रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।